One thing you would remove from Indian schools right now. ये जो टेंशन का माहौल रहता है, इतने नंबर लाने हैं। 3 things you will tell students of India today. तो क्या टीचर्स का रोल अब सिर्फ एग्जाम बनाने के लिए रह गया? क्या हम टीचर्स को अंडर वैल्यू कर रहे हैं? The man leading India's education revolution, from strengthening foundational learning to empowering teachers through NISHTHA. He is the force behind NEPI 2020, Nipun Bharat, and the dream of a future-ready India. Shri Sanjay Kumar, building the foundation of tomorrow's India. ट्यूशन या कोचिंग वगैरह उन लोगों के लिए है जो शायद थोड़ा कमज़ोर हो या इंडिया बाकी देशों के अगेंस्ट में कैसा कर रहा है सर एजुकेशन में? कोचिंग को हम किस प्रकार से उसका जो इन्फ्लुएंस है उस पर हम किसी प्रकार का नियंत्रण ला सकें, उसके बारे में हम सोच सकें, तो इस पर मंथन की जा रही है। कि स्कूल्स शायद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ रही है। सर एनईपी लैंग्वेजेस पर बहुत फोकस करता है, लैंग्वेजेस की बहुत बात होती है, इंग्लिश, हिंदी और जो भी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं। एनईपी कहती है कि मदर टंग में, मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। थोड़ा हमारे देश में अंग्रेजी के प्रति आसक्ति भी रहती है। देश में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल से बाहर। दी मीडियन एज इन इंडिया इज अबाउट 28.6 ईयर्स। तो अमेरिका 37 है, चाइना 42 है और जापान 48। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि सर अब 2 बोर्ड एग्जाम हैं अपकमिंग एकेडमिक ईयर में। क्या ये एक स्ट्रेस है बच्चों के लिए? अपनी जिंदगी अपने बच्चों में नहीं ढूंढनी चाहिए। जिन स्कूल्स में अभी भी स्किल्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है वो लोग पेनलाइज होते हैं। मार्क्स इम्पोर्टेंट है। CUET जो है क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम है? क्या सर NEP में हम टीचर्स की अपस्किलिंग और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? स्कूल सिस्टम को लेकर हम सबके पास बहुत सारे मिथ्स हैं, स्कूल्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में और बच्चों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, नन अदर देन मिस्टर संजय कुमार, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो स्कूल को कैसे चलाना है बताते हैं। आज हमने खुल के बात करी कि स्कूल्स की असली प्रॉब्लम क्या है, टीचिंग में क्या चेंजेस की ज़रूरत है और पेरेंट्स क्या गलतियां कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ये कॉन्वर्सेशन उनके साथ हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद डिज़ाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिस्टर संजय कुमार ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम टू स्कूल कास्ट संजय सर। चलिए, मुझे आपके साथ होने की बड़ी खुशी है। इट इज़ एन ऑनर सर, थैंक यू आपने टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपने सिस्टम से निकाल दूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सर आपके साथ बात कर पा रहे हैं आज। सर आपके स्कूल के दिन कैसे थे? आप एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, आपको सब जानते हैं, स्कूल की हम बातें करते हैं। सर आपके दिन कैसे थे? बहुत ही अच्छे थे और शुरुआती दौर पे मेरे पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हर 2 साल 3 साल पे स्कूल बदल जाया करता था। तो फिर 6ठी कक्षा में मेरे पिताजी ने मुझको एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा, तो मैं चला गया। मसूरी में सेंट जॉर्जेस कॉलेज है, लवली। और मैं वो गया वहाँ पे, और फिर मैंने 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ से की। ओके। और फिर मैं 11वीं 12वीं में मैं यहाँ DPS मथुरा रोड में आ गया था। ओह वाह सर, मैं भी DPS मथुरा रोड से हूँ सर। चलिए, तो अच्छी बात है कि एक पुराने डिप साइट से मुलाकात हो गई। ग्रेट। सर आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे? फ्रंट बेंचर, बैक बेंचर, कैसे थे सर आप? आई डोंट नो, आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। ओके। मैंने बहुत मेहनती था, और मैं स्कॉलिस्टिक, एकेडमिकली आई वॉज ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द क्लास। तो और जब आप एक बार अच्छा करने लगते हैं ज़िंदगी में, तो वो अपने आप में एक प्रेरणा बन जाती है कि आप और अच्छा करें। डेफिनेटली। और एक मन में ये ख्याल भी रहता है कि हमने अब जो ये हासिल कर लिया है तो इससे कम नहीं होना चाहिए था, तो दैट मेक्स यू वर्क हार्डर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जब मसूरी सेंट जॉर्जेस में गया, तो उसके पहले मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्कूलों में हुआ करता था, वो किसी में हिंदी था, किसी में अंग्रेज़ी था। तो मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, इन द सेंस कि उसमें थोड़ा सा मैं बिहार के एक्सेंट में बोला करता था, तो लोग शुरुआती दौर पर उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाते थे और उसको बात करते थे। लेकिन फिर मैंने भी कहा कि आई मस्ट इंश्योर कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, और फिर मैंने कहा कि कुछ एक दिनों में मुझे कहीं बेहतर होना है। तो दैट स्पिरिट हैज़ कंटिन्यूड, और आज भी मैं बहुत कॉम्पिटिटिव महसूस करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि रोज़ कुछ नया हम सीखें, और सीखने का कोई वक्त नहीं होता है। तो मैं
आपके माध्यम से सभी को भी कहना चाहूँगा कि एक देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आप चाहे कितना भी तेज हों, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, हार्ड वर्क का एक अपना अहम भूमिका रहती है हमारी ज़िंदगी में। और दूसरी बात है कि कुछ नया सीखने की जो प्रवृत्ति है वो भी रहनी चाहिए। अल्टीमेटली क्यूरियस रहना है, और जहाँ भी रहें आस पास प्रकृति में या दोस्तों के बीच में क्या कुछ हो रहा है उसको एक बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। एंड आई थिंक इन कोशिशों से हमने बहुत कुछ सीखा है। सर, आप जो ये बातें कर रहे हैं हम भी आपसे बहुत सीखते हैं। जब आपकी स्पीचेस देखते हैं हर बार कुछ नई कहानी मिलती है, कुछ नया सीखते हैं। सो सर, यू आर डूइंग व्हाट यू आर सेइंग, यू आर जस्ट नॉट प्रीचिंग, सो दैट्स ग्रेट टू नो। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत लोग बात करते हैं कि स्कूल्स शायद अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ रही है। डू यू थिंक ट्यूशन्स आर नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड? लंबा प्रश्न है। आई मीन आप देखेंगे तो ट्यूशन के प्रति जो हम लोगों की धारणा है वही बदल गई है। मेरे समय में, मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देना चाहूँगा, जब मैं वापस यूएस से लौटा तो फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज लेते हैं। तो मन में कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैं ट्यूशन करूं या मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूं, क्योंकि कभी कभी मन में लगता था कि ये ट्यूशन या कोचिंग वगैरह उन लोगों के लिए है जो शायद थोड़ा कमज़ोर हों, और हमें लगता था कि यदि मुझे सिलेबस मिल जाए तो मैं अपनी पढ़ाई खुद कर सकता। मे बी आई वॉज लकी, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि कोचिंग के प्रति हम लोगों की थोड़ी सी धारणाएं बदल गई हैं, और जो कंपटीशन हो गया है हमारे एग्जामिनेशंस में, चाहे वो नीट हो या जेई एडवांस्ड हो, जेई मेंस हो, या अन्य भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब इतना ज़्यादा कंपटीशन की भावना आ गई है कि हर व्यक्ति थोड़े से दूसरे के तुलनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर करना चाहता है। तो वो इस एडवांटेज के लिए भी लोग कोचिंग में जाया करते हैं, लेकिन आई थिंक ये वो दर्शा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसकी अपनी एक ज़िंदगी हो जाती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ खो दे रहे हैं। और आई थिंक जब आप स्कूल में हैं और आप बच्चे हैं तो बच्चे होने का आनंद भी होना चाहिए। वो खेलना और खुश रहना, बिना चिंता के रहना, तो ये हमारे पेरेंट्स पे भी दायित्व तो बनता है कि हम ऐसा माहौल अपने बच्चे को दें जिसमें वो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति प्राप्त कर सके। और हमें अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों में नहीं ढूंढनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगियां अपने बच्चों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें कि उसे क्या पसंद है। हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, और एज अ पेरेंट या एज अ टीचर ये मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं उसको पहचानूं और उसमें उसकी कैसे मदद कर सकूं, ये हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। बट वी लिव इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, एंड आई मस्ट से दैट ये जो डिमांड और सप्लाई की बात है इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। सर, जैसे आपने टीचर्स की बात करी, आपकी एक टॉक हम सुन रहे थे, आपने बोला था मोस्ट ऑफ अस लर्न द वे वी आर असेस्ड। तो क्या टीचर्स का रोल अब सिर्फ एग्जाम बनाने के लिए रह गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा असेसमेंट के भावना से ही कुछ सीखते हैं। तो यदि एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिसे मेमोरी बेस्ड समझा जाए तो मैं याद करना शुरू कर दूंगा। या और यदि प्रश्न ऐसे पूछे जाएं जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़े, कि सोचना पड़े कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उसी प्रकार से पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो असेसमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिटर्मिन करता है कि आप किस प्रकार से लर्न कर रहे हैं, आप किस प्रकार से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसने इसको बहुत ही सूक्ष्म ढंग से पकड़ा है, इसको बहुत माइन्यूटली देखा है। और ये जो रटने की जो प्रवृत्ति है और याद करके एग्जामिनेशन देना और उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करना, इससे कहीं ना कहीं दूर हटने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि
याद करना अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज एक्सप्रेस माइंड, द एबिलिटी टू रिकॉल इंस्टेंटली, या ये भी बहुत ज़रूरी है। या लेकिन रिकॉल करके और उसमें कुछ न समझ पाएं, ये बात अच्छी नहीं है। तो समझने की प्रवृत्ति को विकसित करने की ज़रूरत है। मतलब लोग साइड्स चूज करते हैं, बट हमें ओवरऑल होलिस्टिक जो हम कहते हैं, याद भी करिए, समझिए भी, सब कुछ बैलेंस रखिए। और हमारी शिक्षा, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कर रही है, ये अनुभव आधारित होनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं हम। कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा किताबी हो जाते हैं और किताबों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन देश, दुनिया, तकनीक इत्यादि को समझने की ज़रूरत है। हाथ से काम करने की ज़रूरत है। हाथ और मस्तिष्क के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। सर, हम ऑनलाइन जब भी पढ़ते हैं, बहुत रील्स वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर कि टीचर्स बोलते हैं कि पेरेंट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या हम टीचर्स को अंडर वैल्यू कर रहे हैं? अब ये तो टीचर पे डिपेंड करता है। आप छोड़ देंगे बच्चों को तो बच्चे कहीं और ढूंढना शुरू कर देंगे, किसी और से बात करना शुरू कर देंगे। एक पुरानी अंग्रेजी में कहावत है कि नेचर अबहॉर्स वैक्यूम। मतलब सर? मतलब कि किसी चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दूसरा उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। एब्सोल्युटली। तो टीचर्स को अपने बच्चों के साथ हमेशा इंगेज करके रखना है, उससे बातें करनी है। और मैं समझता हूँ कि आप देखिए, हमारे स्कूल लगभग 240 दिन चलते हैं साल में, और यदि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं किसी बच्चे के साथ कम से कम 240 दिन तो साल में समय व्यतीत कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। मैं उसके बारे में हर चीज़ जान जाऊँगा। सो मच सो कि यदि उस बच्चे के मिजाज में या उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी यदि फ़र्क हो तो इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि आज ये बच्चा कुछ अलग सा दिख रहा है। या तो as teachers we must engage with our students, and we must engage with them knowing their strength and weaknesses. सर, आई थिंक आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज एज कम्पेयर टू यू, बट जो टीचर्स हैं, साइकोलॉजी समझना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको सब्जेक्ट समझ आए। बच्चे की साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर बच्चा अलग है। या हर बच्चे को उसका नॉलेज ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो अलग है। हम हर चीज़ में एक दूसरे से अलग हैं। या तो कहीं ना कहीं इसको पहचाने जाने की ज़रूरत है। और जब पहचाना जाएगा तो मैं समझता हूँ उसी प्रकार से उस बच्चे को हम इनकरेज भी करेंगे। सर, जैसे आपने NEP 2020 की बात करी, तो क्या सर NEP में हम टीचर्स की अपस्किलिंग और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि शिक्षा व्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी जितने अच्छे हमारे मास्टर होंगे। एब्सोल्युटली। तो मास्टरों के लिए उनकी जो प्री सर्विस ट्रेनिंग है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और नए करिकुलम बनाए जा रहे हैं। और दो चीज़ें और की जा रही हैं। एक है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ओके। तो टीचर्स के लिए उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए मानक तैयार किए गए हैं, और अपेक्षा की जाती है कि हर टीचर वो अपने आप को एक कैटेगरी में लाएगा और फिर इम्प्रूव करके अपने को उससे ऊपर वाली कैटेगरी में ले जाएगा, और फिर ऊपर। तो हम जैसे सबसे पहले आप प्रवीण शिक्षक कहलाएंगे, फिर आप उन्नत कहलाएंगे, ओके। फिर आप कुशल कहलाएंगे। 3 तरीके हाँ, हैं तो इसमें। 3 तरह के कॉम्पिटेंसी लेवल है, और आपको कोशिश करना है कि आप टॉप मोस्ट कॉम्पिटेंसी लेवल पर जाएं। दूसरी बात है कि एक नेशनल मिशन फॉर मेंटर्स रखा गया है। ओके। हम सबको मेंटर्स की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। तो बच्चों को यदि शिक्षकों की ज़रूरत है तो शिक्षकों को भी मेंटर्स की ज़रूरत है। या तो वैसे शिक्षकों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि वो मेंटर्स के साथ मिल करके अपनी जो कुशलता है, कॉम्पिटेंसी है, उसको और बेहतर कर सके। और ये बहुत ही आवश्यक है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, और ये सीखने के प्रति एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सर, एक तो है स्किल डेवलपमेंट जो कि टीचर्स की हम बात कर रहे हैं। सर, दूसरा है माइंडसेट चेंज और माइंडसेट डेवलपमेंट, माइंडसेट शिफ्ट। क्या टीचर्स का माइंडसेट के लिए भी सर कुछ हो रहा है कि उनको जो उनका पर्पस है वो क्लियर हो, वो क्लास में क्यों जाते हैं, कि वो सिर्फ इसको एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब ना समझे? जॉब तो हम सब कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन यदि मैं क्लासरूम में हूँ और मैं 30-40 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो हमारी कोशिश ये हमेशा रहना चाहिए कि हर बच्चे को हम कैसे सक्षम बना दें, एब्सोल्युटली। और उस बच्चे के साथ इंगेज करें, उस बच्चे को समझने की कोशिश करें कि कहाँ से कुछ कमी है और क्या उसमें अच्छाई है। और जब हम थोड़ा व्यक्तिगत रूप से हर के साथ जुड़ेंगे
तो चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। हमारे एक सीनियर थे, तो उनके जो वो एक स्कूल में जाते थे और पटना में स्कूल में जाते थे, एंड द एल्डर ब्रदर यूज्ड टू स्टैमर, हकलाने Okay. की आदत थी। तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको नोटिस किया और एक दिन बुलाया उन्हें और कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी स्टैमर करने की आदत है, तो तुम मेरे साथ कुछ वक्त हर संडे को व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इस पर काम कर सकता हूँ, बट यू मस्ट प्रॉमिस मी कि तुम हर संडे को आकर के मेरे साथ 2 घंटे समय दोगे। और दिस बॉय यूज टू गो टू द प्रिंसिपल ऑन एवरी संडे एंड स्पेंड 2 आवर्स विथ हिम। लगभग काफ़ी अरसे तक उन्होंने उसके साथ काम किया और वो जो हकलाने की जो उनमें प्रवृत्ति थी उसको उन्होंने दूर कर दिया। इसमें 2 कहानी है। पहली बात है कि आपने देखा किसी को कि किसको क्या समस्या है, और जब आपने समस्या की पहचान कर ली तब आपने कहा कि इसका ये उपाय है, ये तरीका है इसको दूर करने के लिए। तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये दर्शाती है कि एक शिक्षक थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होकर के दूसरे को देखे तो उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदलाव ला सकता है। Yeah. और आप अपनी ज़िंदगी में देखें, मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में देखें, तो शायद पाएंगे कि ज़िंदगी के कई पड़ाव पर हमारे शिक्षकों ने हमें सही राय दिया, सही परामर्श दिया, तो हम ज़िंदगी में कहीं बेहतर कर सकें। तो जब मुझे ये एडवांटेज मिला तो ये दूसरों को भी देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। आई थिंक आपने कहीं एक कहानी एक और सुनाई थी, मैं फिर से बोलता हूँ ऑडियंस के लिए, कि अफ्रीका में एक बार एक इंसान को भेजा गया चेक करने के लिए कि एजुकेशन बेटर कैसे करी जाए। वो लोग एक स्कूल में गए और वहाँ की उन्होंने 1-2 साल तक बहुत मेहनत करी, बट रिजल्ट बेटर नहीं हुआ। एंड में उन्होंने ये फिगर आउट करा कि उनके स्टमक में वर्म्स थे या कुछ इन्फेक्शन था, और जब उन्होंने ये सॉल्व किया तो उनकी एजुकेशन अपने आप बेटर हो गई। ये आप माइकल क्रेमर की कहानी सुना रहे Absolutely, हैं, जिन्हें नोबेल absolutely. प्राइज मिला Yeah. एस्टर डफलो और अभिजीत बैनर्जी के साथ। यस। तो ये कीनिया में काम कर रहे थे और इन्होंने पाया कि शायद बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास किताबें नहीं हैं। तो पहली बार रैंडम कंट्रोल ट्रायल, जो एक तरीका है स्टडी को करने का, वो पहले फार्मा में यूज़ होता था, सोशल सेक्टर में इसको पहली बार इन लोगों ने इस्तेमाल किया। ओके। और इन्होंने स्कूलों को 2 पार्ट में बांटा, एक में किताबें दे दी, एक में जैसे पहले था वैसी था, और उन्होंने देखा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे कम ज़्यादा हैं क्लासरूम में, तो बच्चों की संख्या कम कर दी, टीचर्स की संख्या दूसरे में कम की, और उन्होंने देखा कि लर्निंग आउटकम्स पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं आ रहा है। किसी ने आकर के उनको बताया कि ये बच्चे गरीब परिवार से आते हैं और इनके पेट में वर्म्स हैं, और उन्होंने डीवर्मिंग कराई और पाया कि 25% लर्निंग आउटकम्स में बदलाव आ गया। कहानी ये कहती है कि कभी कभी जो चीज़ें बड़ी एविडेंट लगती हैं कि ये सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, Yeah. लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एब्सोल्युटली। तो हमेशा कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और जो हमेशा लगे कि सही है वो कभी कभी सही नहीं होता है। सर आजकल बजवर्ड है एआई, हर कोई एआई की बात कर रहा है। क्या एआई की वजह से टीचर्स की जॉब खतरे में है? आई थिंक द ज्यूरी इज स्टिल आउट देयर, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा जो है वो एक बड़ा ही ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव एक्टिविटी है। वी लर्न फ्रॉम ईच अदर या एंड वी लर्न विथ ईच अदर। और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बीच में आकर के बहुत कुछ मदद कर सकता है, लेकिन ये जो आपस में सीखने की जो प्रवृत्ति है, जो हम पीयर प्रेशर के माध्यम से लर्न करते हैं और टीचर्स के माध्यम से लर्न करते हैं, ये तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आप पिछले 100 वर्षों का बदलाव देखें तो पिछले 100 वर्षों में कितना बदलाव आया है, कि नई टेक्नोलॉजी आई, सब कुछ आया, बट वी हैव सर्वाइव्ड। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा तो एज ह्यूमन बींग्स हम में इतनी वर्सेटिलिटी है कि हम इसको भी सीखेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करके और बेहतर कर सके, ये सब आएगा। और वी विल लर्न बट द टीचर्स विल रिमेन। मैं किताबों के बारे में भी ये कहना चाहता हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है कि शायद किताबें भी ख़त्म हो जाएंगी, बट माई पर्सनल फीलिंग इज दैट AI will come, we will learn to live with AI,
but we will also learn to live with our teachers and also our books. या सर, अब टीचर्स की जो आपने सारी बातें करी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग, और आई थिंक कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब सर बच्चों की थोड़ी बात करते हैं। सर, अब 2 बोर्ड एग्ज़ाम हैं अपकमिंग एकेडमिक ईयर में। क्या ये एक स्ट्रेस है बच्चों के लिए या स्ट्रेस कम हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे तो ये लाया इसलिए गया है ताकि बच्चों के पास स्ट्रेस कम हो। और हमेशा कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कि आप गए और आप 3 घंटे के एग्ज़ाम में कहीं आपने किसी कारणवश उस दिन कुछ गलती 1 या 2 हो गई, तो आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हो गए। या तो आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि आई हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। या तो ये इससे स्ट्रेस कम होगा, और ये सोच समझ करके ये बात लाई गई है। और अगले साल से सीबीएसई 10th में ये पहली बार करने जा रही है, और मुझे पूरी आशा है कि इससे स्ट्रेस कम होगा और बच्चे सहज ढंग से जा कर के परीक्षाएं दे पाएंगे। सर, अब जब हम पब्लिक में बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो लोग एक और बहुत बात करते हैं कि क्या स्कूल्स में सिर्फ मैथ साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या हमें क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि ऐड होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए, मैं फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जाता हूँ, हाँ जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि नॉलेज जो है वो डिविजिबल नहीं है। हम लोगों ने ये जो आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, स्पोर्ट्स इत्यादि में जो फ़र्क बना रखे हैं, ये फ़र्क को कहीं ना कहीं मिटाने की ज़रूरत है। बच्चे को हर चीज़ करने का मौका मिलना चाहिए, या वो डेफिनेटली वो चीज़ करे जिसमें वो अच्छा है। या स्टोरी टेलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द वे यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। या और एक्चुअल शब्द क्या कहे गए होंगे उस समय वो आदमी भूल जाता है, लेकिन कहानी याद रहती है, एब्सोल्युटली। और उस कहानी के माध्यम से क्या संवाद दिया गया वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये आर्ट्स और साइंस का जो हम लोगों ने डिविज़न कर रखा है, हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हर का एक एप्टीट्यूड होता है। कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, कोई हाथों से काम करने में बहुत अच्छा होता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि अब हमें स्किल एजुकेशन को बहुत ही या बढ़ावा देना है हमारे स्कूलों में। तो 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में हम फेमिलराइज करेंगे बच्चों को स्किलिंग से, और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चे स्किल को लेकर के एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, एज एन इलेक्टिव दे पाएंगे, और उसका भी उतना ही मान रहेगा जितना फिज़िक्स कर रहे या केमिस्ट्री या सोशल साइंसेस कर रहे। तो ये जो फ़र्क है ये मिटाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली सर, आजकल जब हम अपने छोटे भाई बहन या सोसाइटी में देखते हैं स्कूल्स में, तो स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। बट क्या सर, जिन स्कूल्स में अभी भी स्किल्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, वो लोग पीनलाइज होते हैं? मैं पीनलाइज तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी प्रिंसिपल्स को भी कहना चाहूँगा, सभी टीचर्स को भी कहना चाहूँगा कि इसे कहीं ना कहीं सीरियसली एक स्कूलों में लाने की ज़रूरत है, और हमारे बच्चे स्किल हो। ऐसा नहीं है कि वो स्किल आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, या लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हाथ से काम करने की जब आदत आएगी तो एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर भी हम याद करेंगे, और दूसरा है जो मस्तिष्क और हाथ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सर, आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम और आज के टाइम में क्या डिफरेंस है सर? हमारे समय में आई थिंक वी लिव्ड इन ईजियर टाइम्स। उस समय उतना कंपटीशन की भावना नहीं थी, हम लोग नहीं सोचते थे उतना। आज ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और कंपटीशन भी पहले से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ भी रहे हैं। या आप देखेंगे देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो ऑलमोस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 99% से भी ज़्यादा हो गया है, यानी कि हर बच्चा आज स्कूल में है। तो सर, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कहाँ तक? 8वीं तक, ओके। ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पढ़ें सभी कुछ, लेकिन शिक्षा में और पढ़ने में और कुछ सीखने में आनंद आना चाहिए, और एक जॉयफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़े, ये भी हमें कोशिश करनी है। हर दिन जब आप कुछ जा कर के कुछ नया सीखें तो उस सीखने में आपको आनंद आना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये हमारे स्कूलों को देखना है कि जो बच्चे जो सीखें वो जॉयफुल तरीके से सीखें, आनंद के साथ सीखें। एग्जामिनेशंस विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, और कहते हैं कि
शिक्षा आपको बाद की ज़िंदगी के लिए भी तैयार कर रही है। तो बाद की ज़िंदगी में हो सकता है स्ट्रेस भी रहता है या और कंपटीशन भी रहती है, लेकिन कैसे उसको मैनेज करें ये भी बहुत आवश्यक है। मेंटल रेजिलियंस, ये हम अपने बच्चों में कैसे लाएं ताकि मानसिक रूप से वो बच्चा मजबूत रहे। अच्छा करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन समटाइम्स learning to live with failure or learning to live with something for which you had worked very hard is also equally important. या तो ये सिखाने की ज़रूरत है। One examination does not make a difference. यदि शायद किसी कारणवश अच्छा नहीं किया तो अन्य मौके भी हैं। या सर, जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं हमें हर तरीके का कंटेंट मिलता है। जैसे आप मेंटल रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं। लोग स्कूल एजुकेशन पर क्यों नहीं कंटेंट बनाते हैं? जैसे मैं स्कूल हूँ, मेरे स्कूल में बहुत यूनिक चीज़ें होती हैं, बट लोग शेयर नहीं करते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, बेस्ट केस प्रैक्टिसेस को शेयर करनी चाहिए और रोल मॉडल्स ज़िंदगी में बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे एक परिवार में या एक क्लास में कोई एक बच्चा अच्छा करता है तो वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाता है और लोगों को लगता है जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। या इसलिए बेस्ट केस प्रैक्टिसेस को लाना और जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अच्छा किया है उनके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। सर, क्या मार्क्स ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं? आप देखें, यदि आप ज़िंदगी में आप देखेंगे कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया है तो क्या वो सिर्फ मार्क्स के बल पे ही उन्होंने किया है? ऐसी बात नहीं है। या मार्क्स इम्पॉर्टेंट है और मार्क्स के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। वी शुड डू आवर बेस्ट, बट देन दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। बहुत सी अन्य चीज़ें जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं या वो बहुत ही आवश्यक है। आप कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखते हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, हाउ यू कैन कोप विथ फेलियर, हाउ यू कैन कोप विथ सक्सेस ऑल्सो, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स जिसको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, इन सब का तालमेल बहुत ही आवश्यक है। और आप देखेंगे ज़िंदगी में जो लोग अच्छा करते हैं, जिन लोगों ने कुछ नया मुकाम पाया है, उनमें आप देखेंगे कि वो हर चीज़ विद्यमान है। सर, हम पेरेंट्स आजकल बहुत सुनते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को सॉफ्ट बना रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। तो क्या एनईपी में और गवर्नमेंट की और भी पॉलिसीज़ में हम पेरेंट्स की भी डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, उनके माइंडसेट पे, उनके स्किल्स पर? सब कुछ है। और देखिए, एनईपी ये भी कहता है कि आपको अपने कल्चर से स्ट्रेंथ प्राप्त करना है। या See how we consume knowledge also to very large extent depend on the cultural mindset we have. और एनईपी कहता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को कहीं ना कहीं आगे रखना है। या हमें अपने कल्चर के बारे में जानकारी रखनी है क्योंकि उसी के मार्फत हम एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं। एब्सोल्युटली। So we must draw strength from our own innate culture. We must know about our culture. इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को किस प्रकार से हम अपने स्कूलों में लाएं, ये एनईपी के माध्यम से हम कर रहे हैं। सर, एक और सवाल जो आजकल बच्चे बहुत करते हैं कि सीयूईटी जो है, क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम है या ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे बहुत कहते हैं कि जो हम बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हैं वही सीयूईटी में आता है, बट हमें 2 महीनों बाद फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि सीयूईटी को एक खास मकसद से लाया गया था। देश में लगभग 66 स्कूल बोर्ड्स हैं और हर एक प्रमुख राज्य में एक अलग बोर्ड है। सीबीएसई एक या केंद्रीय स्तर पर एक बोर्ड है और इन बोर्ड्स के बीच में अलग अलग करिकुलम है, असेसमेंट की प्रक्रिया भी अलग अलग है। तो हम एनईपी से प्रेरित होकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जितने बोर्ड्स हैं उनके बीच में हम इक्विवेलेंस लाएं, करिकुलम का भी इक्विवेलेंस लाएं और असेसमेंट का भी इक्विवेलेंस लाएं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाने के लिए इसे लाया गया है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लाया गया कि वहाँ पर एडमिशन हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देश के हर कोने से बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तारतम्यता, एक रूपता की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि यदि इक्विवेलेंस इन बोर्ड और करिकुलम हम ला पाएँ तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिवेट पर भी विचार किया जा पाएगा, लेकिन तत्काल तो ये बहुत ही आवश्यक है। सर, इलेक्शन लिटरेसी एक सब्जेक्ट है जो राजस्थान बोर्ड ने अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या ये पूरे इंडिया में होना चाहिए? आई थिंक हमारे बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं और आप सोशल साइंसेज में आप सिविक्स पढ़ते हैं या तो
उसमें किस प्रकार से हम एक प्रजा डेमोक्रेसी हैं, किस प्रकार से इस डेमोक्रेसी के प्रति कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और कैसे चयन होता है, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बारे में तो पढ़ाया जाता है और जानने की आवश्यकता भी है। आप 18 साल के जब हो जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप उस समय अपने आप को एज अ वोटर एनरोल कराएं Yeah. और अपने दायित्वों को प्रति सजग रहेंगे तो आप जाकर के एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप वोट भी करेंगे। सर जैसे इलेक्शन लिटरेसी है 18 के बाद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एलिजिबल हो जाते हैं करने के लिए, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। तो क्या हमारा जो स्कूल का करिकुलम है, जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वो पूरा चेंज हो जाएगा या वो हो रहा है? आपको क्यों लगता है कि हर चीज़ करिकुलम का ही हिस्सा होना चाहिए? बहुत सी चीज़ें करिकुलम के बाहर भी होती हैं और हम उसे सीखते हैं या और इसीलिए हम कुछ चीज़ें हम आपस से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हमारे शिक्षक हमें समझाते हैं। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे और प्रश्न पूछने की आदत भी होनी चाहिए। या तो मैं, चूँकि आप मौका दिया है आपने और आपके मार्फत मैं आपके बहुत से ऑडियंस के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं एक इस बात को भी कहना चाहूँगा कि वी शुड नॉट बी शाय ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई प्रश्न पूछेंगे तो पता नहीं ये गलत प्रश्न होगा या ऐसा प्रश्न होगा कि लोग समझेंगे कि मैं बहुत अच्छा कुछ नहीं पूछ पा रहा हूँ। तो इसके विचार को मन से निकाल देना चाहिए। यदि मन में कोई भी संशय हो और कुछ जानने की इच्छा हो तो प्रश्न पूछना चाहिए। और टीचर से भी और पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूँगा कि we must encourage our children to ask as many questions as possible and we should try and answer them. हो सकता है उसका जवाब मेरे पास भी नहीं हो, लेकिन मेरे लिए भी एक मौका है कि मैं कुछ सीख करके उसे बताऊं। एब्सोल्युटली। सर जैसे ये हमने पहले बात करी कि टीचर्स को साइकोलॉजी समझनी चाहिए, बच्चे को समझनी चाहिए, तो अगर आप बच्चे के साथ मिलकर वो सेम चीज़ें जो वो करते हैं समझेंगे और करेंगे तो शायद बच्चे भी प्रश्न पूछने के लिए शर्माएंगे नहीं। एब्सोल्युटली। सर एनईपी लैंग्वेजेस पर बहुत फोकस करता है, लैंग्वेजेस की बहुत बात होती है, इंग्लिश, हिंदी और जो भी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट मिक्स फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न? आपने ये बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूरी की पूरी जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है उसको एक नया रूप दिया है। पहले हम 10+2 की बात करते थे, अब हम 5+3+3+4 की बात करते हैं। तो आप शुरुआती दौर पर जब 3 वर्ष के हो जाते हैं तो 3 से जो 8 वर्ष का जो अवधि है, इस दरमियान ब्रेन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और जब तक आप 8 वर्ष के हो जाते हैं तो आपका ब्रेन 80% तक डेवलप कर जाता है। तो कुछ सीखने के लिए ये समय बहुत ही आवश्यक है और ख़ासकर भाषा और अंक ज्ञान के लिए। तो एनईपी कहती है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो 3 से लेकर के 8 वर्ष के बीच की बात है, ये हमारे सीखने के लिए बहुत ही अहम है। और हम किस भाषा में सीखें, हम उसी भाषा में सीखें जो भाषा हम घर पर बोलते हैं। तो एनईपी कहती है कि मदर टंग में, मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए या जो स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। आप स्थानीय भाषा में जिस भाषा को समझते हैं उसमें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझने की उसमें आपको आदत होगी और आप बेहतर समझ पाएंगे। अंक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनईपी ये भी कहती है कि एक भाषा जब आप सीख लें तो आप दूसरी भाषा सीखें और तीसरी भी सीखें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषीय होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इंडिया में तो इतनी ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हम लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो 3 या 4 भाषा न बोलता हो। बिल्कुल। और अब जब देश में इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेबिलिटी बढ़ गई है तो जितनी भाषाओं को हम जानेंगे उतनी ही हमारी प्रगति के आसार बेहतर होंगे। तीसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जब आप एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं तो आपका कॉग्निटिव पावर भी बढ़ता है, सोचने और समझने की शक्ति भी विकसित होती है। तो एनईपी मल्टीलिंगुअलिज्म पर भी बहुत जोर देती है। थोड़ा हमारे देश में अंग्रेज़ी के प्रति आसक्ति भी रहती है। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी सीखें,
लेकिन क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सीखें या एज अ सब्जेक्ट सीखें? एज अ सब्जेक्ट भी आप सीखेंगे तो आप अंग्रेजी में उतने ही बेहतर होंगे, लेकिन मातृभाषा में सीखेंगे तो बेहतर कॉग्निशन होगी। बिल्कुल। तो बेहतर कॉग्निशन हो, अंग्रेजी भी सीखें, और हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, उनमें से भी जो भाषा आपको पसंद आए आप उसमें सीखें। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्कूलों में हमारे बच्चे बहुभाषीय हों। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया ये सर। ऐसे ही इंडिया में कुछ स्कूल्स हैं आजकल जो फार्मिंग भी सिखाते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बट क्या आपको लगता है जब तक हम घर में वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हमारे कहीं भी काम आने वाली हैं आगे? सीखें, और सीखने में और कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और जब आप कुछ सीखेंगे तो आप घर में भी इस्तेमाल करेंगे, या तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, अब हमने पहले ट्यूशन और कोचिंग कल्चर की बहुत बात करी थी। आजकल हमारे फ़ोन में हम जाते हैं, हम पूरी दुनिया का एजुकेशन के बारे में ये सब कुछ सीख सकते हैं। जब हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं तो चाइना में हम देखते हैं कि कोचिंग कल्चर नहीं है। क्या इंडिया में कभी ऐसा हो सकता है? और इंडिया बाकी देशों के अगेंस्ट में कैसा कर रहा है सर एजुकेशन में? देखिए, अब इन बाकी देशों के कंपैरिजन में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं और बेहतर करने की आवश्यकता है। और कोचिंग करें नहीं करें, मैं समझता हूँ कि स्कूलों में यदि अच्छे और बेहतर ढंग से पढ़ाई हो तो कोचिंग की आवश्यकता हो सकता है कुछ कम हो। या और भारत सरकार इसके बारे में बहुत ही चिंतित भी है, और इसके बारे में कंसर्न भी है। और शिक्षा मंत्रालय में ही एक बड़ी कमेटी बनी हुई है, और वो इस पर विचार कर रही है कि कोचिंग को हम किस प्रकार से, उसका जो इन्फ्लुएंस है उस पर हम किसी प्रकार का नियंत्रण ला सकें, उसके बारे में हम सोच सकें। तो इस पर मंथन की जा रही है, और जो कुछ होगा उससे आप वाकिफ़ होंगे फिर। सर, ऐसी कुछ चीज़ें जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, जो हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एजुकेशन कर रही हैं बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान कर रही हैं? पहली बात, देखिए, हमारी तो कोशिश ये है कि देश में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल से बाहर हो। एवरी चाइल्ड शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल। या और यदि आप स्कूल में आ जाते हैं तो हर बच्चा कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करे। एनईपी की परिकल्पना है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी एजुकेशन तक का है वो 2030 तक हम 100% करें, हर बच्चा वहाँ तक पढ़े। और एक ज़िंदगी में आप स्किल कॉम्पिटेंसी अवश्य सीखें। तो यदि आप 12वीं से निकलते हैं तो आप एक कॉम्पिटेंसी के साथ निकलें जो आपको आने वाली ज़िंदगी में आपको मदद कर सके। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भी जागृत करने की ज़रूरत है, ताकि हर बच्चा जब निकले तो वो इतना सक्षम ज़रूर रहे कि वो क्या कुछ कर सकता है। उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है, शिक्षकों के माध्यम से उसको काउंसलिंग कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के साथ करेंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा एम्प्लॉयबल होंगे। एब्सोल्युटली। और आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता बदलेगी उसी प्रकार से हम स्किलिंग को भी बदल पाएँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे स्कूलों में होनी चाहिए। अब सर, आपने इतना अच्छा बताया, दूसरे देशों की हम कितनी भी बात कर लें, बट आई थिंक जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी एवरेज एज है, वो इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। द मीडियन एज इन इंडिया इज़ अबाउट 28.6 ईयर्स। या और आप दूसरों से यदि कंपेयर करें तो अमेरिका 37 है, चाइना 42 है, और जापान 48 है। तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे वी आर अ यंग नेशन। हमारे सामने करीब एक 20 वर्ष का विंडो है अभी भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें एक माइलस्टोन दिया है कि जब 2047 में हम जब अपना 100वां वर्ष मनाएं आज़ादी के, तो वी शुड डू इट एज अ डेवलप्ड कंट्री। तो दिस विंडो विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका महत्व इसलिए भी आता है क्योंकि हमें इस दरमियान अपने सभी बच्चों को, सभी नागरिकों को शिक्षित बनाना है। यू मस्ट हैव द पावर ऑफ एजुकेशन। या और जब पावर ऑफ एजुकेशन आएगा तो हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हमारे पास रिसर्च होना चाहिए, तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो,
हम पेटेंट्स बनाएं, नई टेक्नोलॉजी देश के अंदर ही विकसित हो, तब हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित हो पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वी आर ऑल्सो एजिंग, या बट ये जो 15 से 20 वर्ष का विंडो है, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है, और इसीलिए सबके लिए आवश्यक है कि वी शुड कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। और ये कॉमन पर्पस क्या होगा? ये कॉमन पर्पस होगा कि हम अपने आप को शिक्षित बनाएं और इकोनॉमिक्स को, देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, ताकि हम इन द नेक्स्ट 25 years वी इमर्ज एज अ डेवलप्ड कंट्री। सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, ऑल द यंग पीपल इन द कंट्री, कि अगर आप जैसे लोग एजुकेशन में रहेंगे तो हम विकसित भारत भी बनेंगे और इंडिया बहुत आगे जाएगा। नहीं, यू आर बीइंग वेरी काइंड, बट आई थिंक ये एक सामूहिक प्रयास होगा, एंड ऑल ऑफ अस नीड टू कम टुगेदर। और ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास, क्योंकि अब एक माइलस्टोन भी नजर आ रहा है कि हमें कहाँ जाना है। या तो वी मस्ट चार्ट आवर वे। सर, अब आपसे पॉलिसी की बहुत सारी डिस्कशन करी, कंट्रीज की, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है आपके लिए सर। मैं एक कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जल्दी से जवाब देने हैं सर। डिड यू एवर बंक अ क्लास? बहुत कम। तो मैं बहुत ही डिसिप्लिन था और थोड़ा सीरियस टाइप का भी था, तो बहुत कम बंक किया, लेकिन हाँ, कुछ किया जरूर था। बट क्या करना चाहिए कभी कभी मस्ती के लिए? एकदम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि आप बंक कर, शरारत बच्चों में होना अच्छी बात है। तो यू शुड बी नॉटी, या बट यू शुड नॉट बी रूड, यू शुड नॉट बी अदरवाइज। ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड्स? समय के साथ बदलता रहता है। हम लोग तो ब्लैक बोर्ड वाले हैं, लेकिन आजकल के बच्चे स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। ये दो मूवीज के रेफरेंस है, एक मूवी एक टीवी शो है, विच इज़ मोर रियलिस्टिक, 3 इडियट्स और कोटा फैक्ट्री? कोटा फैक्ट्री मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन 3 इडियट्स में वही बातें कही गई हैं जो हम आज बातें कर रहे थे, कि यू शुड इंजॉय। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उसमें आपको आनंद आना चाहिए, और आपको अपनी क्षमता अनुसार पढ़ना है, और आप क्या बनना चाहते हैं वो डिपेंड करना चाहिए आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर। और जब उसमें आपका पसंदीदा चीज़ छुपी हो, तो आप उसको कहीं बेहतर रूप से कर पाएंगे, और ये फिल्म में भी दिखाया गया है। बिल्कुल। और ये बात भी कही गई थी कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के माध्यम से नहीं जीनी है, उन्हें संबल बनाना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। वन थिंग यू वुड रिमूव फ्रॉम इंडियन स्कूल्स राइट नाउ, अगर आप कल सुबह कर सकते? ये जो टेंशन का माहौल रहता है, इतने नंबर लाने हैं, इससे थोड़े दूर, ये जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा है, ताकि हर बच्चा आनंद के साथ पढ़े, एंड ही और शी दे डू देयर बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। सर, एक चीज़ जो आप 2030 तक क्लासरूम्स में देखना चाहेंगे? मैं 2030 तक मैं देखना चाहूँगा कि हमारे सभी स्कूल्स में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी जगह कंप्यूटर हो, सभी जगह इंटरनेट की फैसिलिटी हो, लेबॉरेटरीज हों, ताकि आप जो भी सीख रहे हैं वो अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है, एंड आई एम फुली होपफुल दैट वी विल बी एबल टू डू दैट। सर, इफ बॉलीवुड मेड अ मूवी ऑन स्कूल्स, आपको क्या लगता है किसे प्रिंसिपल बनना चाहिए? विच एक्टर? विच एक्टर? आई डोंट नो, कुछ या तो बोमन ईरानी भी बन सकते हैं, या आमिर खान भी बन सकते हैं, लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने देखा है। बट आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द रोल, हो सकता है कई दूसरे एक्टर्स भी आए एंड दे माइट डू जस्टिस टू द जॉब। थैंक यू सर, आपने अमेजिंग आंसर्स दिए। सर, अब आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत, जहाँ एक टीचर है, वो अपने एक फीमेल को बैठा के स्टूडेंट को उनकी ब्रेड बांधती हैं बालों में। तो सर, क्या हम अपनी टीचर्स को कंपैशन, EQ, ये सब की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, ये सारी, जैसे आपने कहा ना कि टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, या और किसी के साथ कंपैशन के साथ ट्रीट करें। मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा, वी मस्ट ट्रीट आवर चिल्ड्रन एज इक्वल्स। यदि बच्चा कोई सवाल पूछता है तो उसको उसी गंभीरता से सोच करके उसको जवाब देना चाहिए। कोई प्रश्न अपने आप में छोटा और बड़ा नहीं होता है। कभी कभी हम प्रश्न इसलिए भी नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं छोटा या तुच्छ सवाल ना हो, स्टूपिड दिखेंगे। या स्टूपिड दिखेंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वी मस्ट इनकरेज
एवरीवन, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक लेवल पर बैठ करके बात करें, और आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन. तो यदि बच्चा बोल रहा है तो टीचर शुड ऑल्सो लिसन टू दैट चाइल्ड विथ पेशेंस एंड केयर. और जब ये बच्चा देखेगा कि हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स भी हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो वो एक कल्चर विकसित करेगा ताकि वो दूसरे बच्चों की भी बात उसी प्रकार से सुन पाएगा. बिल्कुल सर, आपकी ये बात से मुझे अपने स्कूल टाइम में डीपीएस मथुरा रोड में एक स्पोर्ट्स टीचर की याद आ गई कि वो उन्होंने मुझे इक्वल समझा, तो शायद आज भी मैं उन्हें फ़ोन करके एक अपनी दिल की बात कर पाता हूँ। नहीं तो टीचर्स को आप एक अलग ही स्टैचर से देखते हैं। ये आपने बहुत ही अहम बात कही है. ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि जब मैं स्कूल से निकल गया और कॉलेज से निकल गया तो मैं अपने कितने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ. और हमारे टीचर्स को भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चा यदि क्लास से निकल गया तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप. या हम उससे एक दोस्ती जैसा संबंध बना करके रखें. हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो कहाँ गया. और जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो teachers and students will always be in touch with each other, and they will know that they both care for each other. एंड आई थिंक इफ अ टीचर इज टीचिंग वन चाइल्ड, यू आर टीचिंग वन जनरेशन. Absolutely. सर आजकल फ़ीस की बहुत बात होती है, लोग न्यूज़ चैनल में आता है, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या फ़ी रेगुलेशन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये राज्यों के स्तर पर ये बात है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है उसमें एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है. तो हमारे जो राज्य सरकारें हैं वो इस पर कार्य कर रही हैं, और सभी राज्यों ने अलग अलग तरीके से कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की ज़रूरत है. सर आज के टाइम में एजुकेशन मिनिस्ट्री के 3 बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं? यदि आप मुझे देखेंगे तो अभी भी हमारे बच्चे कुछ ड्रॉप आउट्स कर रहे हैं. तो हमारी सबसे सबसे बड़ी चिंता है कि हर बच्चा स्कूल में हो और हर बच्चा कम से कम 12वीं तक तो हमारे साथ स्कूल में रहे विदाउट एनी ड्रॉप आउट. दूसरा है कि जो असेसमेंट का जो पैटर्न है, वो असेसमेंट के पैटर्न में हमें देखना है कि बच्चा स्कूल जाए लेकिन वहाँ जा कर के उसका लर्निंग आउटकम्स में लगातार सुधार होता रहे. तो जो बेसिक मिनिमम बेंचमार्क है उस बेंचमार्क को हम डिफाइन करें और उसको लगातार रेज करते रहें. और जो तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सभी बच्चों को हम कोशिश करें कि वो एकदम एक कॉम्पिटेंसीज के साथ स्कूल से बाहर आएं, और ये कॉम्पिटेंसी उनको ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए हमेशा इनकरेज करें. सर 3 थिंग्स यू विल टेल ऑल द स्कूल प्रमोटर्स ऑफ द कंट्री. यू मस्ट केयर फॉर योर चिल्ड्रन. स्टूडेंट्स के साथ उनसे व्यक्तिगत संबंध रखें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें. ये देखें कि उनके लिए जो माहौल है स्कूल में वो अच्छा माहौल है, खुशनुमा माहौल है, और इंगेज करें और उनको देखें कि उनका लर्निंग आउटकम्स में लगातार सुधार हो रहा है बच्चे की आवश्यकता अनुसार. सर आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला. अब हमारे पास बस लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस है. सर आपका ड्रीम क्लासरूम 2035 में कैसा दिखेगा? Dream classroom, it should be a comfortable classroom. School must offer security to you. It must offer safety to you. या ये बहुत ही आवश्यक है. मैं कोई लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप स्कूल में बेसिक चीज़ें होनी चाहिए. लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबॉरेटरीज होनी चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए. जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे हमारे बच्चे वाकिफ़ रहें, उसके बारे में जानें. See, education is a very collaborative principle. और हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर तो बहुत कोशिश करते हैं. कक्षा में एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव इफेक्ट को भी, कोलैबोरेटिव चीज़ों को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है. उस स्पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है. सी, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ फुटबॉल टीम और 11 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो समटाइम्स आपको अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस को सबड्यू करके दूसरों को आगे करना पड़ता है, तब जा कर के एज अ टीम यू सक्सीड. एब्सोल्युटली. And this is a very, very important trait that we not only we do well on our own level as an individual level, but we must do it at a collective level also.
Yeah. समाज तो कलेक्टिव है Absolutely. और देश भी कलेक्टिव है. तो एज अ कंट्री वी कैन ओनली डू वेल इफ यू कैन कम टुगेदर, वर्क फॉर अ कॉमन पर्पस. सर आपकी ये बात से मुझे याद आ गई, बात हम कर रहे थे टीचर्स की ईक्यू और कंपैशन की, बट डू यू थिंक हमारे क्लासरूम्स में आजकल सेल्फ एस्टीम की जो बच्चों में पढ़ाई देनी जानी चाहिए वो बहुत कम है, कि बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं और बहुत मेंटली वीक हो जाते हैं, फ्रेजाइल हैं, उनकी ईगोज़ बहुत छोटी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और वो ट्रेनिंग स्कूल्स में कहीं ना कहीं कमी है. देखिए ऐसा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. या और ज़िंदगी में बैलेंस होनी चाहिए, यू नो. सो आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार एंड बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट इन बिहार. या और जो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल है वो हमेशा मध्य मार्ग की बात करता है, मिडिल पाथ. तो ज़िंदगी में मिडिल पाथ बहुत ही ज़रूरी है और बैलेंस भी रखना बहुत ही आवश्यक है. टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट लिव विदाउट, वी कांट डू अवे विदाउट टेक्नोलॉजी, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए और ये बैलेंस कहाँ पर आए ये भी हमें सीखना है. सर फाइनली 3 things you will tell students of India today. A, work hard. There is absolutely no alternative to hard work. परिश्रम करें, लेकिन साथ में दूसरों को भी लेकर चलें, दूसरों को भी समझें, दूसरों की बातों को भी सुने. उनके एस्पिरेशन से आपका एस्पिरेशन जुड़ा हुआ है, इस बात को आप महसूस करें. और जो तीसरी बात में जो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन नहीं लेना है. यू विल बी एबल टू फाइंड अ वे फॉर योर सेल्फ, एंड दिस इज़ फॉर आवर टीचर्स टू engage with our students and help every child find his or her strength. मतलब हर डार्क टनल के आगे आपको लाइट मिलेगी. हमेशा है. On this note, thank you so much, Sanjay sir. It was an honor to have you here. It's a pleasure talking to you and I look forward to talking to you again. Thank you, sir. और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार कहना चाहूँगा और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि we all have a small role to play for ourselves and for the larger society of which we are a part. Thank you, sir.